अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HT साहब। आज हम केमिस्ट्री 9th क्लास की चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की MCQs, क्वेश्चन आंसर्स और कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके MCQs को देखते हैं। सबसे पहले हम इसके MCQs नंबर 1 को देखेंगे। इसकी स्टेटमेंट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ द एलिमेंट। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट के तीसरे शेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसको हमने देखना है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं जो इस चैप्टर में हमने स्टडी किया है। MCQs नंबर 1 के अंदर हम एक फॉर्मूला देखेंगे 2n²। ये जो यहाँ पे n है बेसिकली ये हमें बता रहा है शेल नंबर के बारे में कि किस शेल की बात हो रही है। सो ये हमें शेल नंबर के बारे में बताएगा। अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो आपसे जो है वो थर्ड शेल के बारे में बताया गया है। आपसे थर्ड शेल के अंदर पूछा गया है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ n की वैल्यू 3 होगी। सो लेट्स पुट द 3 हेयर। यहाँ पे n की जगह हम 3 की वैल्यू पुट करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे। आप ये देखिएगा कि 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 2 9 द 18। सो 18 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट द थर्ड शेल। तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो ये यहाँ पे राइट ऑप्शन इसका बीटा होगा। नेक्स्ट MCQs हमारा है, विच इंफॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस चैप्टर के अंदर हमने एक एक्सपेरिमेंट किए, एक नहीं 2 एक्सपेरिमेंट किए जिसमें हमने डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की। डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली क्या होती है? डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास ट्यूब होती है, उसके अंदर आपको 2 इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं। उन 2 इलेक्ट्रोड्स को हमने बैटरी के, एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा होता है। सो अगर आप देखिए इस वाले इलेक्ट्रोड को जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है तो इसको हम बोलते हैं एनोड। अगर ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो इस पर प्लस चार्ज होगा, और दूसरा वाला जो इलेक्ट्रोड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, इसको हम कैथोड बोलते हैं। और इस ट्यूब के अंदर गैस मौजूद है। ये ट्यूब, ये जो जितना भी सेटअप है, ये ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब हमने किया तब हमने ये ट्यूब यूज़ की। इसी तरह से इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ी सी चेंजेस की हमने, कैथोड जो है वो परफोरेटेड लिया जब हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कर रहे थे। तो इस ट्यूब को डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए हमने इस्तेमाल किया, उस वक्त इस्तेमाल किया। तो इसका जो फिर बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी के दौरान हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट यूज़ किया। सो अब हम चलते हैं अपने थर्ड MCQs की तरफ। थर्ड MCQs की स्टेटमेंट है, वाई हैव आइसोटोप नॉट बीन शोन इन द पीरियोडिक टेबल। तो आइसोटोप आप पढ़ चुके हैं, आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप ऐसे एटम्स यस सो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मैस नंबर उनका डिफरेंट हो। तो यहाँ एटॉमिक नंबर सेम होगा और मैस नंबर डिफरेंट होगा। इसकी एक एग्जांपल भी मैं आपको दे दूँ ताकि आपको जो है ये अंडरस्टैंड हो जाए। इसमें आपके पास जो है वो हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स आपने देखे, और तीनों आइसोटोप में अगर आप देखें तो इनका एटॉमिक नंबर सेम है, और इनका एटॉमिक नंबर जो नीचे लिखा होता है ये आपका एटॉमिक नंबर है। इन सब का एटॉमिक नंबर सेम है और इनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। सो अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा क्या गया है? यहाँ पे हमसे पूछा है कि आप आइसोटोप्स की पीरियोडिक टेबल में कोई जगह क्यों नहीं है। तो इसके लिए पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाती हूँ। सो ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको एक अरेंज किया गया है। पीरियोडिक टेबल एक काइंड ऑफ टेबल है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स उनको अरेंज किया गया है। किस बेस पर अरेंज किया गया है? इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया गया है। आप देखो तो पहला एलिमेंट जो यहाँ पे है वो आपके पास हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। सेकेंड एलिमेंट हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, एंड फिर लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10। सो इस तरह से ये अरेंजमेंट हुई है। एटॉमिक नंबर इन सब के एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है वो अरेंज किया गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे अकेला पड़ा है।
सो यहाँ पे हाइड्रोजन तो दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे आपको हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा कि हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है, 2 है, 3 है, सिर्फ आपको यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एलिमेंट नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों? उन आइसोटॉप्स की यहाँ पे स्पेस क्यों नहीं है पीरियोडिक टेबल में? तो हमने क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि इस पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया है किस बेस पे? इस पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है। तो आइसोटॉप के तो सबके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, तो इसीलिए हम जो है वो यहाँ पर उन आइसोटॉप्स को नहीं लिखते, क्योंकि सब आइसोटॉप का एटॉमिक नंबर तो 1 है। हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटॉप उनका एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए हम उनको यहाँ पे लिखते नहीं हैं। तो ये रीज़न है आपके पास। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास चार्ली है। All the isotopes have same atomic number, so there is no need to give them separate places. तो ये इसका राइट ऑप्शन है। अब हम MCQs नंबर 4 को देखते हैं। Which particle is present in different number in the isotope? अब आइसोटोप में अगर मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ सेम होती है, आइसोटोप के अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो इसको भी ज़रा समझते हैं MCQs को। आपके पास जो आइसोटोप होते हैं उनके जो है वो एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होने का क्या मतलब है? एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब है उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। क्योंकि एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और जितने उसके शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर सेम होता है। अगर एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का 1 है तो इसका ये मतलब है कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन है। तो आइसोटोप में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी सेम है, यानी कि ये आपके पास आपको हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप दिख रहे हैं, इन तीनों का एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। तो क्या चीज़ डिफरेंट है? थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल विच इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सब का डिफरेंट होगा और उसी वजह से इनका मास नंबर भी डिफरेंट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास होगा वो बीटा होगा। नेक्स्ट MCQs को हम देखते हैं, विच इज़ इन विच आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन देयर आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसको हम एक करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम है। तो इस MCQs को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला जो है वो दिखा रही हूँ। इस चैप्टर में जब हम इन MCQs को हम सॉल्व कर रहे हैं तो उस दौरान हमारे पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत क्रूशल है, इसको अच्छे तरीके से देखिए, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करें। तो ये आपके पास आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट का अगर आपने मास नंबर निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा? उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को आप प्लस कर दें, ठीक, तो वो उसका मास नंबर निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हाइड्रोजन की बात करती हूँ, मिसाल के तौर पे मैं हाइड्रोजन लेती हूँ, तो हाइड्रोजन जो है वो आपके पास, उसके पास एक प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन होता है, ये उसका न्यूक्लियस है, और उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सो दिस इज़ अ हाइड्रोजन। सो अगर मैंने इसका मास नंबर निकालना है तो इसका प्रोटॉन विच इज़ 1 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विच इज़ 0, इन दोनों को प्लस करूँगी तो मुझे पास इसका मास नंबर निकल आएगा। और जैसे कि मैं हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन की एक आइसोटोप की बात हो रही, दूसरे आइसोटोप की बात नहीं कर रहे। तो इस तरह से इस वाले फार्मूला को हम यूज़ करते हैं। इस फार्मूला के ज़रिए हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। हम वो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को दूसरी साइड पे जाके माइनस कर देंगे। हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज़ सेम एज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बोलेंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बोलें, एक ही बात है। तो मैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की जगह एटॉमिक नंबर भी लिख सकती हूँ और साथ में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। सो अगर मैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड करना चाह रही हूँ तो ये एटॉमिक नंबर दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सो मास नंबर, आपने मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया अगर, तो आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो इस सवाल के अंदर अगर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अगर आप देखते हैं, सो आपके पास जो है वो अल्फ़ा ऑप्शन के अंदर O17 है। ये जो ऊपर लिखा होता है, जो सुपरास्क्रिप्ट होता है, ऊपर की तरफ लिखा होता है, ये 17 ये मास नंबर होता है। ये ऑक्सीजन का मास नंबर है 17, तो ऑक्सीजन का मास नंबर 17 है। तो 17 मैंने लिखा माइनस
एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है वो आप याद रख लीजिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होगा यहाँ पे। तो इससे यहाँ पे आप उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ से इजीली निकल आएगा जी। तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो आ गए 9। अब आप पूछेंगे कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। वो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन भी पता है। एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 है। तो इस वाले केस में ये जो आपको केस नज़र आ रहा है जिसमें O17 आइसोटोप यूज़ हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो प्रोटॉन का नंबर 8, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 8, पर न्यूट्रॉन का नंबर 9, ये तीनों सेम नहीं होते हैं इस एग्जाम्पल में। इसी तरह से आप बाकी सारे ऑप्शंस की भी निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि किसका सेम निकलता है। बाकी सारों को हमने सोल्व कर लिया। तो बीटा ऑप्शन को अगर देखा जाए तो बीटा ऑप्शन में प्रोटॉन 8 ही होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है तो प्रोटॉन भी 8 होंगे, इलेक्ट्रॉन नंबर भी 8 है और न्यूट्रॉन का नंबर यहाँ पे निकलता है 8। तो इस वाले ऑप्शन में अगर आप देखें तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन ऑल 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के नंबर सेम है। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि किस ऑक्सीजन आइसोटोप के अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन है, यानी कि एक जितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर हैं। तो बीटा ऑप्शन इसका राइट है। हम नेक्स्ट MCQs की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट MCQs में हम अपना एक और कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे विच इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना सीखेंगे हम लोग। तो इसके लिए भी हम इसको सॉल्व करेंगे। सो MCQs नंबर आपके पास 6 है। सो MCQs नंबर 6 जो है वो अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास है। हम रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपको पास नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप दिए गए हैं, एक का मास जो है वो 14 है और एक का मास जो है 15 है, और यहाँ पे आपको साथ में उनकी अबंडेंसेस दी गई हैं, यानी कि कितने % पाया जाता है नाइट्रोजन 14 आइसोटोप और नाइट्रोजन 15 आइसोटोप कितना पाया जाता है। तो इसकी परसेंटेज जो है नाइट्रोजन 14 की है 99.64 और नाइट्रोजन 15 की परसेंटेज है 0.35। सो अब यहाँ से हम रिलेटिव मास कैसे निकालेंगे। तो रिलेटिव मास का फॉर्मूला है, आपके पास जितने भी आइसोटोप हैं आपने उसके मुताबिक फॉर्मूला लिखना है। जैसे कि मेरे पास पहला जो आइसोटोप है उसके मास को मैं M1 बोलूँगी और उसके मास को, इसका मास क्या है, इस पहले वाले आइसोटोप का मास 14 है और इसकी अबंडेंस कितनी है, इसकी अबंडेंस है 99.64। तो इसकी अबंडेंस को मैं P से शो कर रही हूँ, मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी कि पहले आइसोटोप के मास को उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई किया, B प्लस का साइन डालूंगी। उसके बाद मैं दूसरे आइसोटोप के मास विच इज़ 15 को उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई करूँगी। सो M2 और P2, क्योंकि दूसरा आइसोटोप था तो M2 और P2 लिखा और इसको डिवाइड कर दूंगी 100 से। अगर यहाँ पे आपके पास मल्टीपल आइसोटोप्स हैं, 7 हैं, 8 हैं, तो फिर वो आप M1, M2, M3 एंड सो ऑन, आप जितने आइसोटोप्स हैं उसके मुताबिक इसको कर सकते हैं। तो इसके अंदर वैल्यूज़ आप पुट करेंगे। यहाँ पे आप 14 × 99.64 प्लस 15, इसका मैच टू 15 है और इसकी अबंडेंस कितनी है 0. सो आफ्टर डूइंग लिटिल कैलकुलेशन मैंने इन सबको मल्टीप्लाई किया, 14 को 99.64 से मल्टीप्लाई किया, एक आंसर आया। सिमिलरली 15 को 0.35 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। इन दोनों को ऐड किया और उसके बाद 100 से डिवाइड कर दिया और आपके पास जो फाइनल आंसर आता है विच इज़ 14.0021। यहाँ पर उससे मिलती और इससे रिलेटेड ऑप्शन आपके पास बीटा है विच इज़ 14.0021। अब हम चलते हैं MCQs नंबर 7 के ऊपर विच इज़ हाउ इज़ रेडियो कार्बन डेटिंग यूज़फुल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट। सो रेडियो कार्बन डेटिंग एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट फॉसल्स जो ज़मीन से हमें मिलते हैं हम पता कराते हैं कि वो कितने एज है उनकी, कितने पुराने ऑर्गन्स हैं, या कितनी पुरानी कोई अगर हमें बोन मिलती है ज़मीन के नीचे से तो हम ये कैसे पता करते हैं कि ये कितनी मिलियन ईयर्स अगो मिली। तो उसको पता कराने के लिए हम एक प्रोसीजर यूज़ करते हैं विच इज़ रेडियो कार्बन डेटिंग, यानी कि उस जो भी बोन मिली है या जो भी मटेरियल हमें मिला उसके अंदर कार्बन 14 की कंसनट्रेशन को हम चेक करते हैं। सो ये आपको क्या हेल्प करती है, इट हेल्प्स डिटरमिन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वो ऑर्गेनिक मैटर कितना पुराना है। जितना कार्बन 14 कम होगा, उस जितनी भी समझ लें आपको कोई भी एक बोन मिली है तो उसमें जितना कार्बन 14 कम होगा वो बोन उतनी ही पुरानी होगी, और जितना कार्बन 14 ज़्यादा होगा वो बोन उतनी न्यू होगी, मतलब वो ज़्यादा पुरानी बोन नहीं है। तो बेसिकली आप रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल
एज डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की, तो इसका राइट ऑप्शन अल्फा है। अब हम अपने MCQs नंबर 8 को देखते हैं। व्हाट डज कीप द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटैक्ट। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर अगर हम अपने MCQs नंबर 8 को देखें, सो हमारे न्यूक्लियस जो होता है, जो भी न्यूक्लियस होता है उसके अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान एक बाइंडिंग फोर्स होती है जो इनको जोड़ कर रखे हुए हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में एक न्यूक्लियस की फॉर्म में एक शक्ल में यहाँ मौजूद हैं, वे आपस में अलग नहीं हो रहे हैं। तो वो किस वजह से ऐसा हो रहा है, वो क्यों नहीं अलग हो पा रहे हैं? बिकॉज पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से जुड़े हुए हैं आपस में, तो इसका राइट ऑप्शन भी अल्फा है। इसके बाद आपके पास MCQs नंबर 9 है। हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम ऑपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस। ये आपके पास क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। दिस इज़ अ बेसिक एंड सिंपल स्ट्रक्चर जो कि मैंने आपके सामने ड्रॉ किया एटम का। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर नो। सो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, सो नो नल चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इस प्रोटॉन के चार्ज की वजह से इस न्यूक्लियस पे एज अ होल प्लस चार्ज होता है। अब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब असूलन तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ये पॉजिटिव प्रोटॉन जो पूरे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे और उसको इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है इस एटम, इस न्यूक्लियस के गिर्द। ऐसा क्यों होता है? इसकी जो रीज़न है वो आपके पास क्या है? इसकी वो रीज़न आपके पास ये है कि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करना है इसका, वही रिवॉल्विंग जो बेसिकली इसको इसके अंदर गिरने नहीं देती। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टैटिक हो, बिल्कुल रुकाओ, तो ये इसके अंदर जो है वो चले जाएगा, यानी कि आपस में जो है वो मिल जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल जाएंगे। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बीटा, विच इज़ बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। आपके पास आपका जो लास्ट जो आपके पास आपका न्यूमेरिकल टाइप जो MCQs है, विच इज़ रुबीडियम कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटोप्स। रुबीडियम के 2 आइसोटोप हैं, एक रुबीडियम 85 और एक रुबीडियम 87। द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ लाइट आइसोटोप। लाइट आइसोटोप वो आइसोटोप जिसका जो मास है वो कम है, तो वो लाइट होगा। उसकी परसेंटेज अबंडेंस है आपके पास 72.2%। व्हाट इज़ द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ हैवियर आइसोटोप? ये आपके पास जो आइसोटोप 87 है ये हैवी आइसोटोप है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, तो इसकी परसेंटेज अबंडेंस क्या होगी? और इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको एटॉमिक मास तो दे दिया है, आपसे उसने अबंडेंस पूछी है, तो इसको हम करते हैं। इस फॉर्मूले के थ्रू हमने दोबारा से इस क्वेश्चन को सोल्व किया। रिलेटिव एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला हमारे पास है, हमारे पास रुबीडियम 85 है विच इज़ लाइटर, इसकी अबंडेंस लिखी। रुबीडियम 87 है जो कि हैवियर है, इसकी अबंडेंस हमने फाइंड करनी है। तो ये फॉर्मूला आपने पुट किया, आपको रिलेटिव एटॉमिक मास पहले से ऑलरेडी दिया गिवन है 85.47 मल्टीप्लाई बाय 100, और M1 की वैल्यू भी गिवन है, P1 की वैल्यू भी गिवन है, M2 की वैल्यू भी गिवन है, P2 आपने फाइंड करना, तो उसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। या 100 इधर डिवाइड है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा, इनको मल्टीप्लाई करवा लिया। सिमिलरली मैंने जो है वो M1 और P1 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 87 और P2 को ऐसे कैसे लिख दिया। ये 6137 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस होगा, और इनको माइनस करने के बाद हमारे पास 2410 आ जाएगा। अब यहाँ पे 87 जो है वो P2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, और इनको आपस में डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा विच इज़ 27.8%। तो इसके मुताबिक हमारा जो जवाब है वो बीटा बन रहा है। लास्ट MCQs 10 MCQs का जो राइट ऑप्शन है वो बीटा है। होप सो कि आपको ये सारे MCQs समझ आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन इसके अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ हो रहे हैं, चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ हो रहे हैं। तो इस वीडियो को अगर आप गौर से समझ रहे हैं तो इसका मतलब आप बाकी चैप्टर को भी अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।